नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना वारिस। आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। शादी और तलाक के मुतालिक चल रही बहस पर माहिरीन की राय, इस्लामी शरीयत ही इंसानी जिंदगी का हल। उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियां शबाब पर, 12 सालों के वक्फे पर लगने वाले मेले में मुस्लिम तबकात की बड़ी खिदमत। ईटीवी की खबर का असर, जल्द शुरू की जाएगी जबलपुर में सीहोर के अंजुमन स्कूल में उर्दू की तालीम। छत्तीस सालों से जद्दोजहद कर रही नूर सबा को इंसाफ की उम्मीद, वजारत दाखिला ने मांगी जानकारी, ईटीवी उर्दू ने दिखाई थी खबर। मुल्क की तकसीम से कब्ल उर्दू सहाफत के हिंदुस्तानी समाज पर गहरे असरात, इलाहाबाद सेमिनार में दानिश्वरों का बयान। अक़लियतों को 4% रिजर्वेशन की फराहमी पर जमात इस्लामी हिंद कर्नूल का इजलास, कहा मुसलमान हैं रिजर्वेशन के हकदार। तो आप देख रहे हैं खास बात। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ तलाक और शादी के ताल्लुक से रिपोर्ट दाखिल की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत हिंद से शादी और तलाक के मामलात के मुतालिक तश्कील दी गई कमेटी की रिपोर्ट को 6 हफ्ते में दाखिल करने और इससे मुतालिक अपना मौक़िफ़ वाज़े करने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने इस मामले में अक़लियती उमूर की वजारत को भी जवाब देने को कहा है। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन और माहिर कानून एडवोकेट सईद अख्तर से बातचीत की है। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक, हलाला और दीगर मामलात के ताल्लुक से एक पिटीशन की सुनवाई करते हुए मरकज़ी हुकूमत से 6 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने की बात की है। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन और माहिर कानून एडवोकेट सईद अख्तर साहब, इनसे बात करते हैं। सर, एक बात ये बताइए कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत हिंद से जवाब दाखिल करने की बात की है कि मतलब तलाक, हलाला जैसी चीज़ों के बारे में इसका स्टैंड क्या है। तो हमें ये जानना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है इस बारे में क्या स्टैंड रखता है। देखिए, इस्लाम इस मामले में बहुत साफ़ है और वही हालत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी है। सबसे पहले समझने की ज़रूरत यह है कि दारुल क़ज़ा है क्या। ये कोई पैरेलल कोर्ट नहीं है, एक डोमेस्टिक ट्राइब्यूनल जैसे होता है कि 2 अफराद जाके किसी बड़े शख्स से, किसी बुज़ुर्ग से, किसी लर्नेड आदमी से अपना फ़ैसला करवाएं, उसी को आप दारुल क़ज़ा कहते हैं। दारुल क़ज़ा में जब तक 2 फ़रीक़ैन इसमें शामिल नहीं होते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या दारुल क़ज़ा इसमें मुदाखलत नहीं करती है। उज्जैन में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कन्वेंशन हुआ, उसमें ये बात वाज़े कर दी गई कि जहाँ जहाँ कोर्ट में मुकदमात किसी भी मामले में पेंडिंग है, उसमें दारुल क़ज़ा किसी तरीके की मुदाखलत नहीं करेगा। जी, बात हो रही है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये मोहलत दी है कि 6 हफ्तों में जवाब दाखिल करे। लेकिन अब देखना यह है कि इस मामले पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना क्या मौक़िफ़ वाज़े करती है। कैमरामैन नागनाथ शिंदे के साथ मैं मोहिउद्दीन, ईटीवी न्यूज़, मुंबई। और अब बात ईटीवी पर दिखाई गई खबर के असर की। जी हां, हाल ही में हमने ईटीवी पर जबलपुर के सीहोर में अंजुमन की उर्दू स्कूल के बंद होने की खबर दिखाई थी। खबर दिखाए जाने के बाद अब इस खबर का असर हुआ है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शौकत मोहम्मद खान ने उर्दू स्कूल को फिर से बहाल करने का हुक्म दिया है। साथ ही उन्होंने गलती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। अंजुमन इस्लामिया एक अच्छे वक्फों में शुमार है जो जबलपुर में चल रहा है, जिसमें कॉलेज भी हैं, स्कूल भी हैं। पुरानी कमेटी ने निश्चित तौर पे गलत कदम उठाया। अगर वो स्कूल चल रहा था, उर्दू मीडियम था या उर्दू वहाँ बच्चों को पढ़ाई जाती थी जदीद तालीम के साथ, रिवायती जो हमारा एक सब्जेक्ट है, अगर वो पढ़ाते थे, उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि नई कमेटी और नया वक्फ बोर्ड के साथ ये पूरी कोशिश जारी है। स्कूल ही बंद कर दिया था उन्होंने,
तो वो स्कूल भी चालू हो गया, क्योंकि अभी नर्सरी से वो दोबारा स्कूल शुरू हुआ है। आने वाले वक्त में जब उर्दू के लेवल क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड तक आएगा तो इंशाल्लाह उर्दू भी पढ़ाई जाएगी और जदीद तालीम भी दी। इल्म की रोशनी फैलाने वाले मसूद उमर खान की अहलिया नूरसबा को 36 साल से इंसाफ नहीं मिल सका है। 36 साल कबल नूरसबा के शौहर रामपुर के एक सरकारी स्कूल में मुलाजिमत के दौरान 1980 में इंतकाल कर गए थे। तब से ही पेंशन फंड, बीमा, ग्रेजुएटी वगैरह के लिए नूरसबा को कोशिशें करती रही हैं, लेकिन नाउम्मीद होकर नूरसबा इंसाफ की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरने पर बैठी। गुज़िश्ता 8 मार्च यानी यौम ख़वातीन के मौके पर नूरसबा के इशू पर ईटीवी उर्दू ने लाइव किया था। इसके बाद वज़ीर दाखिला ने नूरसबा को मेल करके तमाम जानकारी हासिल की। नूरसबा के बेटे आबिद उमर और नूरसबा से बातचीत की हमारे नुमाइंदे एहतशामुल हसन ने। रामपुर की 73 साल बुजुर्ग खातून नूरसबा उत्तर प्रदेश सरकार और मरकजी सरकार की नाइंसाफ़ी के खिलाफ लगातार जंतर मंतर पर 125 दिन से धरने पर बैठी हैं। यौम खातून के मौके पर ईटीवी ने इनकी आवाज़ बुलंद की थी और उसके बाद से कार्रवाई होनी शुरू की है। हमारे साथ तो मौजूद हैं नूरसबा के साहबजादे साहब। जिस तरह से ईटीवी ने भी आपको कवरेज दी थी और यौम ख़वातीन के मौके पर आपकी जो प्रॉब्लम्स है, मसाइल है, उसको उजागर किया था। 8 मार्च को जो ये ईटीवी ने लाइव कवरेजिंग दिखाई थी, तो 9 मार्च को होम मिनिस्ट्री से सेक्रेटरी का एक मेल आया नूरसबा की आईडी पर और उन्होंने उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन को डायरेक्शन करी कि नूरसबा का इसको जो 36 सालों से पेंशन फंड, बीमा, ग्रेजुएटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने भुगतान नहीं किया है, उस पर पूरी जाँच करके भारत सरकार को रिपोर्ट दें। दूसरा, होम मिनिस्ट्री ने नूरसबा से पूरे केस की फाइल्स मांगी कि आपके साथ सुप्रीम कोर्ट के जिन जजों ने जुल्म और नाइंसाफ़ी करी है उनके खिलाफ पूरे पुख्ता सबूत गृह मंत्रालय को दे दीजिए। तब हमने उनको एक लेटर हमने उनको रिप्लाई कर दिया कि ये ऑलरेडी इन जजेस के क्रिमिनल मिसकंडक्ट की जांच करने के लिए राष्ट्रपति की संस्तुति होने के बाद ये मैटर आपके पास ऑन रिकॉर्ड है। ये पूरी 157 पेज की सबूतों के साथ फाइल लगी हुई है और इसके साथ हमने 5 लेटर सेक्रेटरी के साथ में एनेक्स करे, जिसमें उन्होंने इस बात को मंजूर करा है कि हाँ, राष्ट्रपति ने इन जजों के खिलाफ मुकदमा कायम करने की अपनी सैंक्शन दी है। तो ये आपके रिकॉर्ड में है और अगर फर्दर कुछ आपको जानकारी चाहिए तो वो हम दे देंगे, आप इस पर कार्रवाई करिए। आप 125 दिन से धरने पर बैठी हैं, अब क्या उम्मीद है आगे? कुछ उम्मीद जागी है क्या आपको लगता है? उम्मीद तो मुझे जो शुरू से ही जाग रही है। मैं यही चाह रही हूँ कि मेरे साथ ये गवर्नमेंट जो है मेरे साथ इंसाफ करे और मेरा हक, मेरा पैसा मुझे देना चाहिए जिसकी मैं हकदार हूँ। बहुत शुक्रिया। 73 साल बुजुर्ग खातून नूरसबा को उम्मीद है और लगातार ईटीवी ने इस खबर को दिखाया भी है। उसके बाद से कहीं वजारत दाखिला एक्शन में आया है और उम्मीद है अब कि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं सुलझ जाए। दिल्ली से ईटीवी के लिए कैमरामैन जयराम के साथ मैं एहतशामुल हसन। आगे बढ़ेंगे। पटना के तारीखी गांधी मैदान में 1 अप्रैल को जुमे की नमाज खाने काबा के इमाम पढ़ाएंगे। गांधी मैदान में हिफाजत का सख्त इंतजाम किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे के साथ ही पुलिस की अलग अलग टीम वहां पर मौजूद रहेंगी। तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के मातहत मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम की तैयारियों के बारे में ट्रस्ट के चेयरमैन मौलाना मतीउर रहमान से खुसूसी बातचीत की हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने। 1 अप्रैल को खाने काबा के इमाम पटना में रहेंगे और पटना के गांधी मैदान में जुमा की नमाज पढ़ाएंगे। बिहार के लिए ये फ़ख्र की बात है। तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के मातहत ये प्रोग्राम हो रहा है। अमन कॉन्फ्रेंस भी उस मौके से होगा। हमारे साथ मौलाना मतीउर रहमान साहब हैं जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या तैयारी है, कितने लोग आएंगे, हुकूमत की जानिब से कितनी मदद मिल रही है आप लोगों को? सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करूँगा। इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने में अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमें बहुत ज़्यादा ताउन मिला है उसका। और इसके साथ साथ हमारे बिहार के सीएम जनाब नीतीश कुमार साहब जब ये बात सुने कि इमाम साहब आ रहे हैं तो खुशी से बाग बाग हो गए और तुरंत अपने सारे अफसरान को अलर्ट कर दिए और खुसूसी हुक्म जारी फरमाए उन लोगों को कि पहली बार इमाम साहब आ रहे हैं, इसके लिए पूरी तैयारी होनी चाहिए और बहुत अच्छे ढंग से हम उनका इस्तकबाल करेंगे। तो हम सीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हिफाजत का भी सख्त इंतज़ाम होगा जाहिर है वहाँ पे, तो क्या इस प्रोग्राम में वज़ीर आला भी आएंगे? हिफाजत के सिलसिले में सीएम साहब की हिदायत के मुताबिक होम सेक्रेटरी और पटना कमिश्नर
पटना डीएम, आईजी, डीआईजी, डीजीपी सारे लोगों की मीटिंग हुई है हमारे साथ, और हमें पूरा भरोसा दिलाए हैं और वादा किए हैं कि हम अच्छा से अच्छा पुख्ता इंतज़ाम करेंगे सिक्योरिटी का, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। इतनी भीड़ होगी, क्या लगता है आपको? ख़वातीन की भी तादाद होगी तो उनके लिए अलग से ज़ाहिर है इंतज़ाम आप लोगों ने किया होगा। पटना के गांधी मैदान भर जाने का इम्कान है इंशाअल्लाह। पूरे बिहार से ये खबर आ रही है कि हम लोग बस से आ रहे हैं, हम लोग कार से आ रहे हैं, और गांधी मैदान में एक तारीख़ी इज्तिमा होने जा रहा है जिसमें लोग नमाज जुमा पढ़ेंगे, मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, इशा की नमाज़ पढ़ेंगे, और आमन कॉन्फ्रेंस में काबा के इमाम फज़लतुल शेख सालेह बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम आल तालिब हाफिज़हुल्लाह की ख़िताब भी सुनेंगे, और अमन व शांति का पैगाम आम होगा इस प्रोग्राम के ज़रिए। चलिए, बहुत शुक्रिया ईटीवी से बात करने का। तो आपने देखा कि तैयारियां ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। अमन कॉन्फ्रेंस भी इस मौके से होगा, बड़ी तादाद में लोग आएंगे, तमाम सियासी पार्टियों के लीडरों को भी दावत दी गई है, दूसरे सूबों के लोग भी यहां आएंगे, हिफाजत का भी सख्त इंतज़ाम होगा, और जाहिर है इस कॉन्फ्रेंस का मकसद कहीं ना कहीं अमन फैलाना है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ महफूज आलम, ईटीवी न्यूज़, पटना। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो खास बात में ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे इमाम हरम के इमाम पटना के गांधी मैदान में नमाज जुमा का खुतबा देंगे। उसी सिलसिले में मजीद क्या कुछ है आपको बताएंगे कि पटना के अपने दौरे के दौरान इमाम हरम इमारत शरिया भी जाएंगे। इमारत में इमाम काबा का खुसूसी खिताब होगा। इमारत के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने इस बात की जानकारी दी है। इमारत शरिया में 4 बजे दिन में तशरीफ़ लाएंगे, और यहाँ के उलमा क़ुज़ात, यहाँ के जो इमाम हैं पटना शहर के और इर्द गिर्द के जो या मदारिस के जो उलमा हैं, और बिहार के जो दानिश्वर हैं, और हमारे फुलवारी शरीफ और इस इलाके के जो मुसलमान हैं, उनसे खुसूसी वो ख़िताब करेंगे। उनका ये ख़िताब हम सब के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। हुकूमत की अदम तवज्जुही और सरकारी महकमों की लापरवाही से परेशान गरीब इंसान के सामने एहतजाज के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। ऐसे ही मामलों को लेकर मेरठ में भी पिछड़े और गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने अपने रोजगार और दीगर बुनियादी जरूरियात से वाबस्ता मसाइल को लेकर कमिश्नरी चौराहे पर एहतजाजी धरने का इनेकाद किया। सबसे पहली तो एक समस्या हमारी ये है कि दिल्ली की तर्ज पे पुराने रिक्शाओं को हम यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, क्योंकि ये बेरोजगार लोग कहाँ जाएंगे? अगर इनको कबाड़े में कटवा दिए, जब दिल्ली में रजिस्ट्रेशन हो सकते तो यहाँ क्यों नहीं हो सकते? पहली मांग तो हमारी ये है। दूसरी मांग हमारी विकलांगों की है। जो विकलांग लोग हैं, सीएमओ ऑफिस के चक्कर काट काट के थक गए हैं, उन लोगों के विकलांग सर्टिफिकेट मौके पे बनवाए जाएं कि जो 300 रुपये पेंशन है वो कम से कम 1500 तो करी जाए। 300 में गरीब विकलांग ये क्या कर लेंगे? ये हमारी जायज़ मांगे हैं। इन मांगों को हमारी पूरी करें, हमारी जनता के बीच में आके कार्य करके दिखाएं, तो हम वोट देने को तैयार हैं, वरना वोट का बहिष्कार करते हैं। हिंदुस्तान में उर्दू सहाफत की एक शानदार तारीख रही है। खास तौर से मुल्क की तकसीम से पहले उर्दू सहाफत ने हिंदुस्तानी समाज पर अपने गहरे असरात मुरतब किए थे। इलाहाबाद में राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में उर्दू सहाफत की गिरा कद्र खदमात के मौजू पर एक कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में उर्दू सहाफत पर तहकीकी काम करने वाले अफराद को खास तौर से मदऊ किया गया। का जो खड़ी बोली का जो लहजा है वो अब बहुत कम सुनने में आता है, क्योंकि हिंदी में बहुत सारी बोलियां मिली हुई हैं। भोजपुरी भी उसमें है, अवधी भी, अवधी के भी 2 हिस्से हैं, बल्कि 3 मान लिए, 2 तो बिल्कुल ही हैं। फिर उसके बाद और भी जो बात पास की बोलियां हैं, ब्रज है, अपने बिहार में बहुत सी बोलियां हैं, तो उन सब के बोलने वाले भी हिंदी बोलते हैं, हम भी हिंदी बोलते हैं। तो जो खड़ी बोली का जो रस है वो इन तमाम बोलियों में इतना नज़र नहीं आता है। जब कभी आप गौर से शायद कभी आपके यहाँ अगर मैस कम्युनिकेशन का कोई डिपार्टमेंट होगा तो आपको वो अपने आर्काइव में सुनाएंगे कि पहले ज़माने में उर्दू हिंदी के ब्रॉडकास्टिंग में लोग किस तरह से बोलते थे और अब के ज़माने में किस तरह बोलते हैं।
एक्चुअली उर्दू जर्नलिज़म में हम लोग कुछ नए कोर्सेज शुरू कर रहे हैं, जिसमें न्यूज़ रीडिंग एंड एंकरिंग से रिलेटेड है, देन डिप्लोमा उसमें शुरू कर रहे हैं, एंड देन उर्दू जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसकी ज़रूरत है, ये इतनी रिच लैंग्वेज रही है और इस देश में एकता की प्रतीक रही है, इसलिए इसको हम चाहते हैं कि ये हमारे यहाँ चले और जगह जगह से इसकी डिमांड है। लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क में अंजाम दिए गए खुदकुश बम धमाकों में आम लोगों की हलाकत के बाद दुनिया भर में मजम्मत का दौर जारी है। इस दहशतगर्दाना हमले में 60 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए और सैकड़ों की तादाद में जख्मी भी हुए। मेरठ में भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों ने इसकी मजम्मत की। 69 लोग और उससे ज़्यादा लोग मरे, तो पूरे ईसाई समाज में इसके लिए बड़ा दुख और बड़ा क्षोभ है और हम लोग बहुत ही दुखी हैं। और ये अफसोस की बात भी है कि जो कुछ हुआ ये बहुत ही बुरा हुआ है। इसके लिए सारा ईसाई समाज और सारे हमारे मेरठ के चर्च सब लोग इसका पूरी तौर से इसकी भर्त्सना करते हैं और इसका विरोध भी करते हैं। खासतौर से इस पर हम लोग ये देख रहे हैं कि चाहे वो हिंदुस्तान का मसला हो या पाकिस्तान का मसला हो या कहीं किसी और मुल्क के अंदर, ख़ासतौर से जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, जो उन लोगों पर ख़ासतौर से इस कस्म के ये हमले बोले जा रहे हैं। ये जो तंजीमें चल रही हैं आजकल, या दाइश हो या जो आईएस हो या दूसरी तंजीमें हैं, इस कस्म की तंजीमों ने ख़ासतौर से माइनॉरिटी के लोगों पर ये जुल्म ज़्यादतियाँ कर रही हैं और इससे अंदर माइनॉरिटी के साथ जो जुल्म सितम हो रहे हैं ये बंद होने चाहिए। अगर ये बंद नहीं हुए तो ये बहुत नुकसान। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं खास बात। वक्फ जायदाद तकिया चांदशाह संघर्ष समिति के रुकन राजस्थान वक्फ बोर्ड के हेडक्वार्टर पहुंचे। वक्फ बोर्ड सदस्य से आशाकिया एजुकेशन सोसाइटी के स्कूल के लिए जमीन देने का मुतालबा किया गया। साथ ही कमेटी ने तकिया चांदशाह की मौजूदा कमेटी को तहलील करने की भी सिफारिश की। आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन नकवी साहब से मिला और उन्होंने तकिया चांदशाह संघर्ष समिति ने चेयरमैन साहब से ये डिमांड की है कि दिसंबर 97 में पूर्व अध्यक्ष शौकत अंसारी ने जो एक अविधिक आदेश किया था और तकिया चांदशाह की तौलियत मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी में मर्ज कर दी थी, उसको हम आपास करने के लिए इनसे मिले। तो हमने आज चेयरमैन नकवी साहब से ये डिमांड की कि इसाकिया एजुकेशनल सोसाइटी का 39 लाख रुपया दिलवाया जाए और स्कूल भवन के लिए तकिया चांदशाह जोधपुर में ज़मीन आवंटित की जाए, जो कि बहुत पुराने आदेश हो रखे हैं और स्कूल के नाम से। मध्य प्रदेश के तमाम शहरों के साथ साथ भोपाल में भी रंग पंचमी का त्यौहार रिवायती अंदाज में जोशो खरोश के साथ मनाया गया। भोपाल उत्सव समिति की बैनर तले निकाले गए जुलूस में बिला लिहाज कौम व मिल्लत तमाम लोगों ने शिरकत की। ढोल बाजे के साथ निकाले गए जुलूस में लोगों ने जी भर के रंगो गुलाल उड़ाए और भोपाल की मुश्तरका तहजीब को कायम रखने का आज़म किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 सालों में एक बार लगने वाले सिंहस्थ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। हर बार की तरह इस बार भी मेले में कौमी यकजहती की मिसाल देखने को मिल रही है। उज्जैन की मजलिस शूरा कमेटी के ज़ेर एहतमाम इस सिलसिले में एक इजलास का इनेकाद किया गया। उलमा की रहनुमाई में उज्जैन की मुस्लिम तंजीमें किस तरह से अपनी खदमात को अंजाम देंगी, इस पर गौर व फिक्र किया गया। कौमी यकजहती के नाम से यूपी के फतेहपुर में मुशायरा और कवि सम्मेलन का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायरों और कवियों ने शिरकत की। इस मौके पर शायरों और कवियों से सिर्फ ऐसा कलाम पेश करने के लिए तलकीन की गई जो हिंदुस्तान की कौमी यकजहती, भाईचारे और मोहब्बत को परवान चढ़ाएं के बाद में मुस्बत किरदार अदा कर सकें।
अगर अज़्म, हिम्मत और हौसले के साथ कुछ करने का जज्बा हो तो राहें हमवार होती चली जाती हैं। ऐसी एक कोशिश को सराहते हुए अमेरिका के एक मोतबर इदारे ने दिल्ली के करोल बाग में एक इदारे से मुंसलिक सुमैया आफरीन को फेलोशिप से नवाजा है। ख्याल रहे कि सुमैया खवातीन की तालीम और रोजगार के लिए काम करती हैं। तो आप देखें हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। साथ ही साथ आपको बताते हुए चले कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील के साथ देख सकते हैं। आदाब। खोल यूं मुट्ठी के एक जुगनू न निकले हाथ से, खोल यूं मुट्ठी के एक जुगनू न निकले हाथ से, आंख को ऐसे झपक कि लम्हा कोई ओझल न हो। पहली सीढ़ी पे कदम रख और आखिरी सीढ़ी पर निगाह, पहली सीढ़ी पर कदम रख और आखिरी सीढ़ी पर निगाह। मंजिलों की जुस्तजू में रायगा कोई पल न हो। तवील अरसे से दिल्ली के करोल बाग में खवातीन की तालीम और रोजगार के लिए काम करने वाली सुमैया आफरीन को इस बात का अंदाजा भी न था कि उनके इस काम को इस कदर पजीराई मिलेगी। आफरीन को आला तालीम हासिल करने का शौक शुरू से ही था और इसे पूरा करने के लिए वो 7 अप्रैल को फेलोशिप के तहत यूएसए के लिए रवाना हो रही हैं। फेलोशिप का हुसूल उनके लिए एक अजीम तोहफा है, क्योंकि दुनिया भर से तकरीबन 1400 दरख्वास्तें इस फेलोशिप के लिए इरसाल की गई थी, जिनमें से महज 12 अफराद का इंतखाब किया गया और हिंदुस्तान से तन्हा सुमैया को इस फेलोशिप के तहत यूएसए जाने का मौका मिल रहा है। ये फेलोशिप है ग्लोबल गुड फंड की। ये फेलोशिप होती है लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए। ये फेलोशिप 15 महीने की है और हमारी सिलेक्शन 1400 एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड में से हमारी वन ऑफ द एप्लीकेशन सेलेक्ट हुई है 12 लोगों की, और इंडिया में से हमारी ही एप्लीकेशन सेलेक्ट हुई है ग्लोबल गुड फंड के लिए। ये लीडरशिप ट्रेन करेंगे, लीडरशिप ट्रेनिंग है हमारी। इसमें वो हमें 15 महीने ट्रेनिंग देंगे। हमारे साथ कोचेज़ हैं, उनकी पूरी टीम इन्वॉल्व होगी और इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे कैसे लेके जाना है और कितने बड़े लेवल पे एक्सपेंड करना है वो हमें ट्रेन करेंगे। सुमैया की इस कामयाबी पर लक्ष्य जीवन जागृति के अरकान भी बेहद खुश हैं। इनके मुताबिक इसके जरिए सुमैया जो भी सीखेंगी उससे इस इदारे को भी जरूर फायदा होगा। देखिए, हमारी संस्था के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ से हम चूँकि आज तक की डेट में हमने 6 साल में 6700 महिलाओं को पढ़ाया है, लिखाया है। इस फेलोशिप की वजह से और इनकी ट्रेनिंग की वजह से